अध्याय 231। इस समय हैदराबाद टेक ग्रुप के नीचे की जगह शानदार गुलाबों से ढकी हुई थी। एक 5-6 साल का बच्चा वहां खड़ा था। उसके पीछे कोई एक विशाल बैनर पकड़े खड़ा था, ईशा पटेल मेरी बेटी बनो। दोस्त, कोई भी लड़का अगर इस दृश्य को देखे तो शायद ही इसे सहन कर पाए। अर्जुन कपूर ने ठंडी नज़र से देखा, नीचे खड़ा यह आदमी उसकी दुनिया में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसके बगल में ईशा पटेल का चेहरा अर्जुन कपूर से भी ज़्यादा ठंडा था। उसने तुरंत अपने सहायक को बुलाकर आदेश दिया, सुरक्षा को कहो कि इस आदमी को फौरन निकाल दें। जी मिस्टर पटेल। सहायक जल्दी से आदेश पूरा करने के लिए निकल गया। ईशा, तुम्हारी तो बड़ी लोकप्रियता हो गई है। तुम हैदराबाद आए कुछ ही दिन हुए हैं। अर्जुन कपूर ने हंसते हुए कहा। तुम अभी भी मजाक कर रहे हो। ईशा पटेल ने अर्जुन कपूर को एक दिलकश नज़र से देखा और बेबसी से कहा, इस आदमी का नाम हेमंत शर्मा है। वह और उसके पिता, जो नानसुक कंपनी के मालिक हैं, 2 दिन पहले हमारे ऑफिस आए थे। ये कहते हुए ईशा पटेल भी असहाय महसूस कर रही थी। उसने इस हेमंत शर्मा से सिर्फ एक बार मुलाकात की थी, लेकिन वह तभी से उसके पीछे पड़ा था। कल उसने फूलों के साथ उसे डिनर पर आमंत्रित किया था। जब ईशा पटेल ने अपने भेजे हुए लोगों से उसे रुकवाया, तब उसने हेमंत शर्मा को स्पष्ट रूप से बताया कि उसका पहले से ही एक प्रेमी है और सुरक्षा गार्ड से उसे बाहर निकालने को कहा। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि आज वह और भी बेहूदगी पर उतर आएगा और इतना बड़ा इजहार मोहब्बत करने का इरादा करेगा। ऑफिस खत्म होने का समय हो गया है ईशा, चलो डिनर करने चलते हैं, नीचे जाकर इस आदमी से मिलते हैं। अर्जुन कपूर ने ईशा पटेल की ओर देखा। ईशा पटेल ने सिर हिलाया। अर्जुन कपूर के साथ होने से वह सुरक्षित महसूस कर रही थी। कुछ ही मिनटों बाद अर्जुन कपूर और ईशा पटेल हैदराबाद टेक ग्रुप के ऑफिस से नीचे आए। ईशा, तुम बाहर आ गई, हेमंत शर्मा ने बेहद भावुक होकर कहा। हेमंत शर्मा, हम एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं। कृपया मुझे ईशा पटेल कहें या मिस्टर पटेल। ईशा पटेल ने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन हेमंत शर्मा ने उसकी बातों को पूरी तरह अनसुना कर दिया। ये आदमी कौन है? वह अपने इजहार मोहब्बत की तैयारी कर ही रहा था कि उसकी नज़र अर्जुन कपूर पर पड़ी। मैं ईशा का बॉयफ्रेंड हूँ, अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा और ईशा पटेल की पतली कमर को स्वाभाविक रूप से अपने हाथों में भर लिया। ये देखकर हेमंत शर्मा की जलन भरी आंखें लगभग बाहर निकलने लगीं। नोब्स, तुम तो ईशा के एक्स बॉयफ्रेंड हो। हेमंत शर्मा ने झट से अर्जुन कपूर के बारे में अपनी राय बना ली। तुम ईशा के काबिल नहीं हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अभी ईशा से अलग हो जाओ। आखिर तुम अब भी उसके साथ क्यों हो? हेमंत शर्मा ने व्यंग्य करते हुए कहा। हेमंत शर्मा, चुप रहो। अर्जुन कपूर कुछ कहने ही वाला था कि ईशा पटेल ने पहले ही बोल दिया। ईशा पटेल का अपने प्रेमी की रक्षा करने का अंदाज देखने लायक था। देखो तुम कितने गंदे और परेशान करने वाले हो, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ कहने की? ईशा, तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रही हो? मैं ठीक हूँ। हेमंत शर्मा बेशर्मी की हद पार कर चुका था। वैसे ईशा, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज तैयार किया है। धड़ धड़ धड़, ये कहते ही हेमंत शर्मा ने ताली बजाई और फिर एक सुंदर युवती पास खड़ी बिजनेस कार से बाहर निकली। ये इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? क्या ये साक्षी वर्मा नहीं है? वही गायिका जो इस साल ही फेमस हुई। डॉट 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 डॉट। इस अचानक आई सुंदर लड़की को देखकर आसपास के लोग तुरंत रुक गए और उत्साहित होकर उसकी ओर देखने लगे। वह एक बड़ी स्टार निकली, लेकिन जितनी भी खूबसूरत साक्षी वर्मा थी, वह ईशा पटेल के सामने बेहद मामूली लग रही थी। ईशा, मैंने तुम्हें साक्षी वर्मा के गाने सुनते हुए सुना था। आज मैंने उसे तुम्हारे लिए यहाँ बुलाने के लिए 1 मिलियन खर्च किए हैं। हेमंत शर्मा ने गर्व से कहा। रोल, ईशा पटेल ने गुस्से में कहा। हेमंत शर्मा कुछ और बोलने ही वाला था कि अर्जुन कपूर आगे आया। तुम रुक जाओ, अर्जुन कपूर ने साक्षी वर्मा को सख्त लहजे में कहा। साक्षी वर्मा चौंक गई। अगर मुझे सही से याद है तो तुम श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप की अनुबंधित कलाकार हो, सही? अर्जुन कपूर ने कहा। तुम उसे क्यों सुन रही हो? मैंने तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए पैसे दिए हैं। हेमंत शर्मा ने साक्षी वर्मा को आदेश दिया, लेकिन इस बार साक्षी वर्मा ने हेमंत शर्मा की बात को अनसुना कर दिया और अर्जुन कपूर की ओर देखा। तुम्हारा नाम क्या है? साक्षी वर्मा ने कांपते हुए पूछा। अर्जुन कपूर, क्या तुम वही मिस्टर अर्जुन हो? साक्षी वर्मा घबरा गई। उसने एक खबर में पढ़ा था कि श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप में एक गुप्त निवेशक आया था जिसका नाम अर्जुन कपूर था। मिस्टर अर्जुन, मैं जा रही हूँ। साक्षी वर्मा ने तुरंत अपने सामान समेटे और निकल गई। ये देखकर हेमंत शर्मा को गुस्सा आ गया। पागल औरत। लेकिन फिर अचानक उसे याद आया कि साक्षी वर्मा ने अभी क्या कहा था और वह स्तब्ध रह गया। अध्याय 232। साक्षी वर्मा ने अभी जो कहा था उसका मतलब साफ था, उसके बॉस ने उसे जाने के लिए कहा, तो क्या वह न जाती? जैसे जैसे हेमंत शर्मा इस बारे में सोचता गया, उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है।
साक्षी वर्मा का बॉस कौन है? अभी अभी उसे जाने का आदेश मिला था और ऐसा लग रहा था कि यह आदेश अर्जुन कपूर ने दिया था। क्या अर्जुन कपूर ही साक्षी वर्मा का बॉस है? इस बात का एहसास होते ही हेमंत शर्मा को जबरदस्त झटका लगा। पहले तो उसे लगा था कि अर्जुन कपूर सिर्फ एक दिखावटी लड़का है। आखिरकार हैदराबाद में ताकतवर लोगों की कोई कमी नहीं थी। ज़्यादातर बड़े परिवारों के युवा आपस में मिलते जुलते थे, लेकिन इस आदमी को उसने पहले कभी नहीं देखा था। इसीलिए हेमंत शर्मा ने इतना दुस्साहस दिखाया और अर्जुन कपूर को मामूली समझा। उसे लगा था कि वह ईशा पटेल के पैसों पर जी रहा है, लेकिन अब वह गलत साबित हो रहा था। जब हेमंत शर्मा और साक्षी वर्मा के बीच बहस चल रही थी, तब अर्जुन कपूर पहले ही पैगानी वायरी अमोला रोडस्टर लेकर आ चुका था। हैदराबाद आने के बाद अर्जुन कपूर के पास खुद की कार नहीं थी, इसलिए उसने अस्थायी रूप से इस सुपर कार को इस्तेमाल किया था। कार चला कर आते ही अर्जुन कपूर ने हेमंत शर्मा द्वारा सजाए गए गुलाबों को अपने पहियों के नीचे कुचल दिया। हेमंत शर्मा को मानो दिल का दौरा पड़ गया। अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी इसी वक्त यहाँ से चला जाता। उसे इस आदमी से घृणा थी और वह नहीं चाहता था कि ईशा पटेल और उसके सामने यह व्यक्ति ज्यादा देर तक खड़ा रहे। लड़के, तुम इतने घमंडी क्यों हो? चाहे तुम साक्षी वर्मा के बॉस ही क्यों न हो, मेरी पहचान तुमसे कहीं बेहतर है। हेमंत शर्मा ने घमंड से कहा, हमारी कंपनी श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। हमें इस लड़के से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, अभी इसी वक्त ईशा से ब्रेकअप कर लो, वरना मैं तुम्हें हैदराबाद में एक पल के लिए भी टिकने नहीं दूंगा। हेमंत शर्मा ने सीधे अर्जुन कपूर को धमकी दी। हैदराबाद में धड़ाम। इससे पहले कि हेमंत शर्मा अपनी बात पूरी कर पाता, उसे किसी ने जोरदार लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। साले, किस कमीने ने मुझे लात मारी? तुरंत ही हेमंत शर्मा गुस्से से उबल पड़ा। नानसुख कंपनी के युवा मालिक को इतनी बुरी तरह सबके सामने गिरा दिया गया, यह उसके लिए शर्मिंदगी से भरा पल था। गुस्से से उठकर उसने चारों तरफ देखा, लेकिन जैसे ही उसने उस आदमी को पहचाना जिसने उसे लात मारी थी, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। गौरव देशमुख। हेमंत शर्मा कांपते हुए बोला। गौरव देशमुख यानी फिल्म सुपरकार एसोसिएशन का उपाध्यक्ष, जो हाल ही में रवि कपूर का बड़ा प्रशंसक बना था। गौरव भाई, आप यहाँ कैसे? हेमंत शर्मा ने घबराते हुए पूछा और जल्दी से अपनी जेब से एक सिगरेट निकालकर गौरव देशमुख को देने की कोशिश की। तू कौन होता है मेरे बॉस के बारे में बकवास करने वाला? थू, गौरव देशमुख ने गुस्से से थूक दिया। क्या आपका बॉस? हेमंत शर्मा हक्का बक्का रह गया। अगर गौरव देशमुख इस आदमी को बॉस कह रहा था, तो इसका मतलब वह हैदराबाद के सबसे ताकतवर परिवारों में से किसी का मालिक होगा। गौरव भाई, क्या आप पक्के तौर पर कह सकते हैं कि यह आदमी आपका बॉस है? हेमंत शर्मा ने अविश्वास से पूछा, अर्जुन कपूर की ओर इशारा करते हुए। धड़ाम। गौरव देशमुख ने उसे फिर से जोरदार लात मारी। किसी की हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस की ओर उंगली उठाने की? अब सच सामने था। भाइयों, इस कमीने को ठिकाने लगाओ, गौरव देशमुख ने आदेश दिया। अचानक गौरव देशमुख के कुछ साथी दौड़ पड़े और हेमंत शर्मा को घेरकर जमकर पीटना शुरू कर दिया। बस करो, बस करो, मेरे चेहरे पर मत मारो। थोड़ी ही देर में हेमंत शर्मा की चीखें गूंजने लगीं। अब हेमंत शर्मा को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो रहा था। अगर उसे पहले से पता होता कि ईशा पटेल का बॉयफ्रेंड इतना ताकतवर इंसान है, तो वह कभी उसकी प्रेमिका को पाने की कोशिश नहीं करता। कुछ ही क्षणों में हेमंत शर्मा का चेहरा सूज गया, नाक से खून बह रहा था और वह बेहद बुरी हालत में था। बॉस, इस आदमी को मुझे सौंप दीजिए, मैं इसे इसकी औकात दिखा दूंगा, गौरव देशमुख ने वादा किया। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया और उसे जाने दिया। फिर उसने गौरव देशमुख के कंधे पर हाथ रखा और उसकी पीठ थपथपाई। मिस्टर अर्जुन, मैं गलत था, मैं जानता हूं कि मैं गलत था। हेमंत शर्मा तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा और अर्जुन कपूर से दया की भीख मांगने लगा। मैं कसम खाता हूं, अब से मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। नहीं, बल्कि मिस्टर पटेल को भी नहीं, हेमंत शर्मा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। इस आदमी को यहाँ से हमेशा के लिए बाहर निकाल दो, मैं दोबारा इसे अपनी या ईशा की नज़रों के सामने नहीं देखना चाहता। अर्जुन कपूर ने आदेश दिया। समझ गया मिस्टर अर्जुन, यह आज ही हैदराबाद छोड़ देगा, गौरव देशमुख ने सिर हिलाया। हेमंत शर्मा की कुछ पहचान थी, लेकिन वह गौरव देशमुख के सामने कुछ भी नहीं था। ये सुनते ही हेमंत शर्मा की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा फक पड़ गया। हेमंत शर्मा को गौरव देशमुख के हवाले करने के बाद अर्जुन कपूर ने ईशा पटेल का हाथ पकड़ा और उसे कार में बिठाया। गौरव देशमुख समझ गया कि अर्जुन कपूर अब ईशा पटेल के साथ डेट पर जा रहा है, इसलिए उसने कोई और दखल नहीं दिया। दोनों हैदराबाद के सबसे बेहतरीन रेस्तरां में पहुंचे और वहां अर्जुन कपूर ने वह तोहफा निकाला जो उसने ईशा पटेल के लिए तैयार किया था। अध्याय 233।
अर्जुन कपूर ने ईशा पटेल के लिए जो हीरे का हार बड़े ध्यान से चुना था वह बहुत महंगा था, 10,000 युआन से अधिक कीमत का। बहुत खूबसूरत। अर्जुन कपूर के दिए गए इस उपहार को देखकर ईशा पटेल बेहद खुश थी। इस पल उसकी आंखें चमक उठीं। यह अर्जुन कपूर का उसे दिया पहला उपहार था जिसका उसके लिए बहुत महत्व था। ईशा, क्या मैं इसे तुम्हारे गले में पहना कर देखूं? अर्जुन कपूर ने पूछा। ठीक है। ईशा पटेल मुस्कुराई और सहमति दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अर्जुन कपूर उठकर ईशा पटेल के पीछे गया और बेहद ध्यान से यह शानदार हीरे का हार उसकी गर्दन में पहनाया। ये सुंदर हार ईशा पटेल की संगमरमर जैसी गोरी त्वचा पर और भी शानदार लग रहा था। धन्यवाद। ईशा पटेल को ये बहुत पसंद आया। दिन के दौरान ईशा पटेल बस यही सोच रही थी कि वह अर्जुन कपूर को क्या उपहार दे सकती है। अर्जुन कपूर ने उसे पहला तोहफा दिया था तो उसे भी कुछ विशेष देना ही था। लेकिन पहली बार किसी लड़के को उपहार देने की वजह से वह बिल्कुल अनजान थी कि क्या देना चाहिए। लड़कों को क्या पसंद आता है? उसने सोचा, ज़्यादातर कारों या घड़ियों को पसंद करते हैं। कारें। अर्जुन कपूर के पास पहले से ही ढेरों शानदार कारें थीं और वह खुद भी कारों की बहुत अच्छी समझ रखती थी। इसलिए उसने कार का विचार तुरंत छोड़ दिया। घड़ियाँ। ईशा पटेल के पिता को महंगी घड़ियाँ इकट्ठा करने का शौक था, इसलिए उसे घड़ियों की कुछ जानकारी थी। पहले जब वह अर्जुन कपूर के साथ नहीं थी तब उसने देखा था कि वह पाटेक फिलिप की एक लिमिटेड एडिशन घड़ी पहनता था। अब सवाल ये था, वह उसे इससे भी अधिक अनमोल क्या दे सकती थी। कुछ देर सोचने के बाद भी कोई उपयुक्त उपहार नहीं सूझा, लेकिन वह पूरे दिन के दौरान इसी बारे में सोचती रही। दिन के बाद अर्जुन कपूर ने उसे घर छोड़ने की पेशकश की, लेकिन ईशा पटेल ने मना कर दिया। उसने कहा कि उसे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए अर्जुन कपूर पहले चला जाए। अर्जुन कपूर यह सुनकर खुद ही गाड़ी में बैठा और हैदराबाद रॉयल कार्लटन होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में चला गया। दोपहर में अर्जुन कपूर पहले ही होटल के स्टाफ को कमरा अच्छी तरह तैयार करने और साफ करने का आदेश दे चुका था। जैसे ही अर्जुन कपूर चला गया, ईशा पटेल ने एक टैक्सी ली और एक खास जगह के लिए निकल पड़ी। अब उसे पक्का यकीन था कि वह अर्जुन कपूर को क्या तोहफा देगी, लेकिन इस गिफ्ट के तैयार होने से पहले वह चाहती थी कि अर्जुन कपूर इसे खुद खोजे। आधे घंटे बाद अर्जुन कपूर हैदराबाद रॉयल कार्लटन होटल पहुंचा और स्टाफ की मदद से प्रेसिडेंशियल स्वीट में गया। होटल के विशाल कांच की खिड़कियों से पूरा शहर जगमगा रहा था। हैदराबाद की नाइट लाइफ अद्भुत लग रही थी। बेहद शानदार जगह है, अर्जुन कपूर ने खुद से कहा। वह हमेशा विला में रहा था, लेकिन इस बार एक बड़े लग्जरी अपार्टमेंट का अनुभव लेना भी सही था। इसी दौरान रेड्डी परिवार के एक विला में प्रणव रेड्डी, जो प्रिया रेड्डी का चचेरा भाई था और जिसे अर्जुन कपूर ने आज दोपहर हवाई अड्डे पर देखा था, अपने साथियों के साथ चर्चा कर रहा था। साला अर्जुन कपूर। प्रणव रेड्डी गुस्से से भरा हुआ था। मिस्टर रेड्डी, क्यों ना आप अपने पिता से बात करें और उनसे मदद मांगें? एक आदमी ने सुझाव दिया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे सिर्फ एक मामूली आदमी से निपटने के लिए अपने पिता से मदद मांगनी पड़ेगी। प्रणव रेड्डी ने हंसते हुए कहा। मैं खुद ही उससे निपट सकता हूँ। मिस्टर रेड्डी को अगर अर्जुन कपूर को सबक सिखाना है तो यह चींटी को कुचलने जितना आसान है। बिल्कुल, अर्जुन कपूर कुछ भी नहीं है। उसके साथी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। तभी उनमें से एक को एक नया संदेश मिला। मिस्टर रेड्डी, हमें अर्जुन कपूर के बारे में जानकारी मिली है। आज दोपहर उसने फेयू सुपरकार एसोसिएशन के अध्यक्ष तरुण वर्मा को चुनौती दी थी और उसे हरा दिया। अब वह खुद फेयू सुपरकार एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बन गया है। ये सुनते ही सब लोग चौंक गए। क्या अर्जुन कपूर अभी अभी हैदराबाद आया है और वह पहले ही सुपरकार एसोसिएशन का अध्यक्ष बन गया? ये लड़का इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? प्रणव रेड्डी ने एक ठंडी मुस्कान दी। फेयू सुपरकार एसोसिएशन, हाँ, इसका मतलब है कि अब मुझे पता है कि अर्जुन कपूर को कैसे हराना है। अब मैं उसे उसकी असली जगह दिखाऊंगा। प्रणव रेड्डी ने गुस्से से कहा और एक योजना बनाने लगा। सुनो, तुम लोग ऐसा करो। उसने अपने साथियों को निर्देश दिए। अगले दिन दोपहर, डिंग, 47वें दिन का इनाम, श्रीजया फिल्म एंड टेलीविज़न ग्रुप के 13% शेयर, जिससे आप अब इस कंपनी के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक बन गए हैं। अब अर्जुन कपूर के पास पहले से ही 25% हिस्सेदारी थी, लेकिन उसे थोड़ी निराशा हुई। बस कुछ और प्रतिशत शेयर होते तो वह सबसे बड़ा शेयरधारक बन जाता। अब उसे श्रीजया फिल्म एंड टेलीविज़न ग्रुप को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेना था। इसी बीच उसे अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, क्या मैं मिस्टर अर्जुन कपूर से बात कर रहा हूँ? एक 40-50 वर्षीय व्यक्ति की आवाज़ आए। हाँ, मैं अर्जुन कपूर बोल रहा हूँ। मिस्टर अर्जुन, मैं श्रीजया फिल्म एंड टेलीविज़न ग्रुप का चेयरमैन लोकेश धनराज हूँ। मैंने अभी सुना कि आप हमारे दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक बन गए हैं। क्या आपके पास समय है ताकि हम मिल सकें? डिंग, मिशन जारी, लोकेश धनराज से मिलने जाओ। इनाम, श्रीजया फिल्म एंड टेलीविज़न ग्रुप के 8% अतिरिक्त शेयर। दिलचस्प।
अर्जुन कपूर मुस्कुराया। ठीक है, मैं 1 घंटे में वहां आ रहा हूं। लेकिन जैसे ही लोकेश धनराज ने कॉल काटी, उसकी मुस्कान गायब हो गई। अर्जुन कपूर, यह मुलाकात तुम्हारी जिंदगी की सबसे यादगार होगी। अध्याय 234। निर्धारित समय के अनुसार अर्जुन कपूर अपनी कार चलाकर श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के ऑफिस के नीचे पहुंचा। गाड़ी से उतरने के बाद अर्जुन कपूर ने सोचा कि कोई उसे रिसीव करने आएगा, लेकिन वहां कोई नहीं दिखा। बिना ज्यादा सोचे अर्जुन कपूर ने श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के अंदर कदम रखा। रिसेप्शन डेस्क पर उसने चेयरमैन के ऑफिस के बारे में पूछा, फिर लिफ्ट से ऊपर चला गया। कुछ ही देर में अर्जुन कपूर श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के चेयरमैन के ऑफिस के दरवाजे तक पहुंच गया। वह दरवाज़ा खटखटाने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसे रोक दिया। सर, कृपया रुकिए, क्या आपने पहले से अपॉइंटमेंट बुक किया है? एक युवती जो यूनिफॉर्म पहने हुए थी ने पूछा। वह लोकेश धनराज की निजी सचिव लग रही थी। अपॉइंटमेंट? मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे खुद चेयरमैन लोकेश ने आज दोपहर यहाँ बुलाया है। अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। क्या आप मिस्टर अर्जुन हैं? सुंदर सचिव कुछ क्षण के लिए हक्का बक्का रह गई, फिर उसने तुरंत अर्जुन कपूर का आदरपूर्वक स्वागत किया। जब अर्जुन कपूर दरवाज़ा खोलने ही वाला था तो सचिव ने उसे फिर से रोक दिया। माफ़ कीजिएगा मिस्टर अर्जुन, लेकिन आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। मिस्टर लोकेश अभी एक बड़े व्यापारी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। कितनी देर लगेगी? अर्जुन कपूर ने पूछा। शायद 1 या 2 घंटे, सचिव ने जवाब दिया। अर्जुन कपूर ने भौहें तान लीं। इतना लंबा समय? लोकेश धनराज ने ये किस तरह की व्यवस्था की है? ठीक तभी ऑफिस का दरवाज़ा अचानक अंदर से खुल गया और एक गंजा आदमी बाहर निकला। किसने कहा कि तुम मिस्टर अर्जुन को रोक सकती हो? जैसे ही वह बाहर आया, उसने सचिव को डांटा। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के चेयरमैन और सबसे बड़े शेयरधारक लोकेश धनराज थे। माफ़ कीजिएगा मिस्टर लोकेश, मैं देख रही थी कि आप विक्रम सिंह सर से बात कर रहे थे, इसलिए। सचिव ने शर्मिंदगी से कहा। विक्रम सिंह हैदराबाद का एक प्रसिद्ध अमीर आदमी था जिसके बड़े संपर्क थे। तो क्या बॉस विक्रम और अर्जुन भाई हैं? डायरेक्टर अर्जुन यहाँ हैं, तो विक्रम सर को भी उनसे बात करनी चाहिए, है ना? लोकेश धनराज ने सचिव को डांटने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में वह अर्जुन कपूर पर अपना प्रभाव जमाना चाह रहा था। अर्जुन कपूर तुरंत समझ गया। अच्छा, ये आदमी मुझे अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है ना? क्या सच में उसे लगता है कि मैं कोई नया बिजनेसमैन हूँ? अर्जुन कपूर ने ठंडी नज़र से लोकेश धनराज की तरफ देखा। तुम्हारी 1 महीने की सैलरी काटी जाएगी। लोकेश धनराज ने अपनी सचिव को डांटने का नाटक किया, फिर अर्जुन कपूर को ऑफिस के अंदर आने का इशारा किया। अर्जुन कपूर ने बिना कुछ कहे ऑफिस में कदम रखा। जैसे ही अर्जुन कपूर ने पीठ घुमाई, लोकेश धनराज ने अपनी सचिव को आंखों से इशारा किया, जैसे वह उससे कह रहा हो, बहुत बढ़िया काम किया। ये सब वही था जो अर्जुन कपूर ने सोचा था। लोकेश धनराज सिर्फ अपनी ताकत दिखाना चाहता था ताकि अर्जुन कपूर पर प्रभाव पड़े और वह डरा हुआ महसूस करे। लेकिन मैं जल्द ही उसे पछाड़ दूंगा। अर्जुन कपूर मन ही मन मुस्कुराया। मिस्टर अर्जुन, आप लगभग 20 साल के लगते हैं, लेकिन इतने कम समय में आपने कंपनी के 25% शेयर खरीद लिए, यह आसान काम नहीं है। लोकेश धनराज ने कहा। अर्जुन कपूर ने हल्की मुस्कान दी। क्या सिर्फ 25% शेयर? मुझे खेद है, लेकिन ये जल्द ही 33% हो जाएंगे। लोकेश धनराज ने महसूस किया कि अर्जुन कपूर की नज़रों में डर या संकोच नहीं है। अभी अभी मैंने जो प्रभाव डालने की कोशिश की वह बेकार गया। क्या ये लड़का अभी भी इतना शांत कैसे रह सकता है? थोड़ी बातचीत के बाद लोकेश धनराज ने अर्जुन कपूर की कलाई पर नज़र डाली और देखा कि वह भी पाटेक फिलिप की घड़ी पहन रहा था। मिस्टर अर्जुन, हाल ही में मुझे एक दुर्लभ घड़ी मिली है। क्या आप इसे देखकर अपनी राय देंगे? लोकेश धनराज ने कहा। फिर वह अपनी मेज़ की ओर गया और एक ड्रॉअर से एक गिफ्ट बॉक्स निकाला। बॉक्स खोलते ही उसमें एक चमचमाती पाटेक फिलिप रखी थी। मिस्टर अर्जुन, इस घड़ी के बारे में आपका क्या विचार है? लोकेश धनराज ने गर्व से कहा। ये पाटेक फिलिप पूरी दुनिया में केवल 25 घड़ियों तक सीमित थी और भारत में इसकी कीमत 7 मिलियन से अधिक थी। इसके लिए उसने कई बड़े संबंधों का इस्तेमाल किया था। इस घड़ी को अब पैसे देकर भी नहीं खरीदा जा सकता। लोकेश धनराज को पूरा विश्वास था कि अर्जुन कपूर इसे देखकर हैरान रह जाएगा। लेकिन जब अर्जुन कपूर ने इस घड़ी को देखा तो उसने बेहद शांत स्वर में कहा, ठीक है। क्या इतनी अनमोल पाटेक फिलिप के लिए सिर्फ ठीक है? क्या ये लड़का पागल है? लोकेश धनराज खुद हैरान रह गया। मिस्टर अर्जुन, ध्यान से देखिए, ये पाटेक फिलिप रेफ 5330 है जो पूरी दुनिया में केवल 25 घड़ियों तक सीमित है। इसमें विशेष मैकेनिज्म लगा है जो। फिर लोकेश धनराज ने बड़े गर्व से अपनी घड़ी की खासियतें समझाईं। अब वह अर्जुन कपूर से तारीफ पाने की उम्मीद कर रहा था। अध्याय 235। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, लेकिन लगभग 2 मिनट बीत चुके थे।
लोकेश धनराज, जो अर्जुन कपूर की प्रशंसा सुनने की उम्मीद कर रहा था, हैरान रह गया। अर्जुन कपूर ने एक भी शब्द नहीं कहा। मिस्टर अर्जुन, क्या आपने अभी अभी मेरी बात सुनी? लोकेश धनराज ने कहा। उसे शक हुआ कि अर्जुन कपूर ने उसकी घड़ी के बारे में सुनी ही नहीं। हाँ, आप कह रहे थे कि आपकी पाटेक फिलिप रेफ 5330 सीरीज की घड़ी पूरी दुनिया में सिर्फ 25 टुकड़ों तक सीमित है। क्या बात है? अर्जुन कपूर ने पूछा। सटीक उत्तर मिलते ही लोकेश धनराज का दिमाग खलबला गया। अगर इसे इतनी शानदार घड़ी मानता हूं तो यह इतना शांत क्यों है? उसे तो चौंक जाना चाहिए था, फिर भी वह इतना लापरवाह कैसे दिख रहा है? मिस्टर अर्जुन, क्या इस समय भी आपको मेरी घड़ी साधारण लग रही है? लोकेश धनराज ने गंभीर स्वर में पूछा। ये सच में बहुत ही साधारण है, बिल्कुल साधारण। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया और सच बता दिया। ये सुनते ही लोकेश धनराज को गुस्सा आ गया। ये अर्जुन कपूर तो पक्का दिखावा कर रहा है। अंदर से तो ये रेफ 5330 देखकर चौंक गया होगा, लेकिन ऊपर से शांत दिखाने का नाटक कर रहा है। ठीक है, अब देखता हूँ इसे कैसे बेनकाब करता हूँ। मिस्टर अर्जुन भी एक पाटेक फिलिप घड़ी पहने हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी घड़ी कौन सा मॉडल है? लोकेश धनराज ने चालाकी से पूछा। मेरी घड़ी पाटेक फिलिप ग्रैंड मास्टर चाइम है। अर्जुन कपूर ने चाय की चुस्की लेते हुए जवाब दिया। जैसे ही लोकेश धनराज ने ये नाम सुना, वह तुरंत अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर आश्चर्य और संशय के भाव थे। क्या, मिस्टर अर्जुन, फिर से कहिए, मैंने सही से नहीं सुना? लोकेश धनराज ने घबराते हुए कहा। पाटेक फिलिप ग्रैंड मास्टर चाइम, यह एक मास्टर घड़ीसाज द्वारा विशेष रूप से ट्यून की गई है। अर्जुन कपूर ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। पाटेक फिलिप ग्रैंड मास्टर चाइम, क्या ये वही घड़ी नहीं है जो पाटेक फिलिप ने अपनी 175वीं वर्षगांठ मनाने के लिए लॉन्च की थी, जो पूरी दुनिया में सिर्फ 7 टुकड़ों तक सीमित थी? लोकेश धनराज पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। तो मिस्टर लोकेश को इसके बारे में अच्छी जानकारी है? अर्जुन कपूर ने हल्का सिर हिलाया। अब लोकेश धनराज शांत हो गया। उसे इस घड़ी के बारे में सब कुछ पता था। कुछ महीने पहले उसके एक पुराने दोस्त ने इस घड़ी की नीलामी में भाग लिया था। उसने 20 मिलियन की बोली लगाई थी, लेकिन वह हार गया। अंत में ये घड़ी 40 मिलियन में बेची गई थी। ओह मेरे भगवान, ये घड़ी मेरी घड़ी से 6 गुना ज़्यादा महंगी है। अब समझ आया कि अर्जुन कपूर ने मेरी घड़ी को साधारण क्यों कहा। उसने झूठ नहीं कहा था, लेकिन चाहे अर्जुन कपूर कितनी भी महंगी घड़ी पहन ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रीजया फिल्म एंड टेलीविज़न ग्रुप का अध्यक्ष बनने का अधिकार मेरे पास ही रहेगा। अब लोकेश धनराज पूरी तरह से गंभीर हो गया और सीधे मुद्दे पर आया। मिस्टर अर्जुन, आपने इतने कम समय में कंपनी के 1/4 शेयर हासिल कर लिए हैं। क्या आप अब यहाँ रुक सकते हैं? रुक जाऊं? अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। नहीं, मेरा लक्ष्य तो इससे भी बड़ा है। मुझे कम से कम आधे शेयर हासिल करने हैं। अर्जुन कपूर के इस जवाब से लोकेश धनराज का चेहरा थोड़ा कस गया। मिस्टर अर्जुन, मैं पहले से ही कंपनी का सबसे बड़ा शेयरधारक हूँ। आप इस तरह आगे बढ़ेंगे तो यह मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। और फिर विक्रम सिंह भी मेरा समर्थन कर रहे हैं। लोकेश धनराज ने विक्रम सिंह का नाम धमकी के तौर पर लिया। विक्रम सिंह, अगर वह आपका समर्थन करता है तो करे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? अर्जुन कपूर ने बिल्कुल लापरवाही से कहा। ये क्या? ये तो मेरी धमकी को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहा है। अब मुझे विक्रम सिंह को इस मामले में सीधे लाना पड़ेगा। उसे खुद अर्जुन कपूर से बात करनी पड़ेगी। तभी अर्जुन कपूर का फ़ोन बज उठा। अर्जुन कपूर ने फ़ोन उठाया और एक अनजान आदमी की आवाज़ सुनाई दी। नमस्ते मिस्टर अर्जुन, मैं धीरज मेहता हूँ, दीपक मेहता का पिता। ओह मिस्टर मेहता, अर्जुन कपूर ने तुरंत पहचान लिया। मिस्टर अर्जुन, मैंने सुना है कि आप हैदराबाद आ गए हैं। क्या आज आप मेरे घर आ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। जब आपने मेरा समर्थन किया था, मैंने वादा किया था कि मैं जब भी हैदराबाद आऊँगा आपसे मिलने आऊँगा। अब जब आपने बुलाया है तो मैं ज़रूर आऊँगा। मैं सिंधु गिरी विला नंबर 12 में रहता हूँ। आज यहीं मिलते हैं, आपका स्वागत है, धीरज मेहता ने कहा। सिंधु गिरी विला नंबर 12। जैसे ही लोकेश धनराज ने यह पता सुना, वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। अध्याय 236। अगर उसे सही याद है तो धीरज मेहता भी सिंधु गिरी विला में ही रहता है, जो हैदराबाद का एक शानदार विला क्षेत्र है। अब सवाल ये था, आखिर अर्जुन कपूर और धीरज मेहता के बीच क्या रिश्ता है, और धीरज मेहता ने खुद अर्जुन कपूर को अपने घर आने के लिए न्योता क्यों दिया? ये तो बिल्कुल अकल्पनीय था। लोकेश धनराज इसे बिल्कुल भी नहीं मान पा रहा था। वह तो विक्रम सिंह बॉस फंक के नाम का इस्तेमाल करके अर्जुन कपूर को डराना चाहता था, लेकिन अब मेरा ये तरीका बिल्कुल बेकार हो गया। हैदराबाद में धीरज मेहता का दर्जा विक्रम सिंह से भी ऊपर है। अब मैं क्या करूं? मेरी चाल पूरी तरह से उल्टी पड़ गई। एक पल में लोकेश धनराज पूरी तरह से बेबस महसूस करने लगा। दूसरी तरफ अर्जुन कपूर और धीरज मेहता की बातचीत खत्म हो चुकी थी।
अब अर्जुन कपूर ने लोकेश धनराज की तरफ देखा। और कुछ कहना है चेयरमैन लोकेश? अगर नहीं तो मैं अब जा रहा हूं, अर्जुन कपूर ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा। अब तक उसे लोकेश धनराज से कोई अच्छी छवि नहीं मिली थी। पहले जब इस आदमी ने मुझे मिलने बुलाया था तब मैंने सोचा कि वह सच में मुझसे बात करना चाहता है, लेकिन अब समझ आया कि वह बस अपनी ताकत दिखाने और अपनी स्थिति को बचाने के लिए ये सब कर रहा था। बिल्कुल नहीं, मुझे कहना है, लोकेश धनराज ने अपने दांत भींचते हुए कहा। बॉस अर्जुन, श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक की सीट मेरी है। चाहे तुम कोई भी चाल चलो, मैं ये पद नहीं छोड़ने वाला। इस पद पर केवल मेरा अधिकार है, कोई और इसमें दखल नहीं दे सकता। तुम कितने भी ताकतवर हो, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। अगर तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो और अगर हार गए तो याद रखना, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। लेकिन तभी सिस्टम की आवाज़ आई। डिंग। मिशन पूरा हुआ। लोकेश धनराज के अनुरोध को स्वीकार किया और श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप का दौरा किया। बधाई हो, आपको श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के 8% अतिरिक्त शेयर मिले। कुल अनुभव अंक 139। क्या अब अर्जुन कपूर के पास श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के कुल 33% शेयर थे? अब वह 30.4% शेयर रखने वाले लोकेश धनराज से भी आगे निकल चुका था। अब मैं इस कंपनी का सबसे बड़ा शेयरधारक हूं। मिस्टर अर्जुन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुम मुझसे टकराओगे तो तुम्हें नुकसान होगा। तुम मुझे हरा नहीं सकते। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अर्जुन कपूर मुस्कुराया और शांत लहजे में कहा। चेयरमैन लोकेश, मुझे खेद है लेकिन मैंने जीत लिया है। अभी अभी मैंने श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के 8% शेयर खरीद लिए हैं। अब मैं तुम्हें पीछे छोड़कर इस कंपनी का सबसे बड़ा शेयरधारक बन चुका हूं। ये सुनते ही लोकेश धनराज का चेहरा फक पड़ गया। तुमने क्या कहा? मैं इसे नहीं मान सकता। तुम इतनी जल्दी 8% शेयर कैसे खरीद सकते हो? तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन तभी कंपनी के एक डायरेक्टर का संदेश आया। मिस्टर लोकेश, मैंने अपने 8% शेयर बेच दिए हैं। अब मेरा श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। क्या यानी अर्जुन कपूर ने सच में 8% शेयर खरीद लिए? अब लोकेश धनराज पूरी तरह से पागल हो गया था। तुमने अपने शेयर क्यों बेचे? और अगर बेचने ही थे तो मुझे क्यों नहीं बेचे? लेकिन जैसे ही उसने डायरेक्टर को मैसेज भेजा, एक लाल रंग का एक्सक्लेमेशन मार्क दिखा। इस यूजर ने आपको ब्लॉक कर दिया है। अब लोकेश धनराज पूरी तरह से बौखला गया। धड़ाम, उसके ऑफिस से चीजें तोड़ने की आवाज आने लगी। दूसरी ओर अर्जुन कपूर वापस हैदराबाद रॉयल कार्लटन होटल पहुंचा। वहां से उसने होटल के रेस्टोरेंट से 2 बोतल रेड वाइन ली। अगर मैं धीरज मेहता के घर जा रहा हूं तो खाली हाथ नहीं जा सकता। ये 2 बोतल वाइन सही रहेंगी, न ज्यादा महंगी न सस्ती। 1.5 घंटे बाद अर्जुन कपूर सिंधु गिरी विला पहुंच गया। डिंग डोंग, अर्जुन कपूर ने दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ ही पलों में एक गंभीर और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति ने दरवाजा खोला। मिस्टर अर्जुन, मैं धीरज मेहता हूं। मेरे साधारण घर में आपका स्वागत है। आपके आने से हमारा घर रोशन हो गया, लेकिन आपको उपहार लाने की जरूरत नहीं थी, ये बहुत औपचारिकता हो गई। धीरज जी, पिछली बार आपने मेरी मदद की थी, इसके लिए धन्यवाद। मिस्टर अर्जुन, मैं भी आपको कुछ खास देना चाहता हूं। थोड़ी देर बाद धीरज मेहता को एक संदेश मिला। मिस्टर अर्जुन, क्या आप गोल्फ टूर्नामेंट में चलना चाहेंगे? वहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति आ रहा है और मैं चाहता हूं कि आप उससे मिलें। अर्जुन कपूर तैयार हो ही रहा था, लेकिन तभी धीरज मेहता ने उसे जबरदस्ती कार में बिठाया और सीधे हैदराबाद इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स की ओर रवाना हो गए। अध्याय 237। जब अर्जुन कपूर और धीरज मेहता हैदराबाद इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स पहुंचे तब वहां पहले से ही हैदराबाद के कई अमीर लोग मौजूद थे। वे सब भी धीरज मेहता की ही तरह सोच रहे थे। उन्हें भी पता चला था कि एक बड़ी हस्ती यहां आने वाली है, इसलिए वे उससे जान पहचान बढ़ाने के लिए वहां उपस्थित थे। जैसे ही उन्होंने अर्जुन कपूर और धीरज मेहता को आते देखा, उन्होंने बस हल्का सा सिर हिलाया। इन लोगों ने अनायास ही अर्जुन कपूर को धीरज मेहता का कनिष्ठ मान लिया और उसे अधिक गंभीरता से नहीं लिया। धीरज मेहता भी उन्हें समझाने में कोई रुचि नहीं रखते थे। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात थी उस बड़ी हस्ती का इंतजार करना। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी वह बड़ी हस्ती नहीं आई, जिससे सभी थोड़ा अधीर हो गए। अर्जुन कपूर को पूरी तरह धीरज मेहता यहाँ खींच लाए थे। उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वह बड़ी हस्ती कौन थी। इस तरह इंतजार करने का क्या मतलब था, इसलिए उसने वहां से जाने का मन बना लिया। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, तभी सिस्टम की आवाज़ सुनाई दी। डिंग, कार्य जारी, थोड़ा और प्रतीक्षा करो, उस बड़ी हस्ती से दोस्ती करो, हैदराबाद में अपने संपर्कों का विस्तार करो और भविष्य में रेड्डी परिवार को नष्ट करने की तैयारी करो। कार्य पुरस्कार, रोम के ग्रुप के 6% शेयर। कार्य पुरस्कार 147 अनुभव अंक।
इस कार्य को देखकर अर्जुन कपूर का जाने का विचार तुरंत ही समाप्त हो गया। इस बार सिस्टम ने उसे रोनके ग्रुप के 6% शेयर इनाम में देने का वादा किया था। रोनके ग्रुप का बाजार मूल्य लगभग 80 अरब था और 6% शेयरों का मूल्य 4.8 अरब के बराबर था। इतनी बड़ी रकम के लिए कुछ देर और रुकने में कोई समस्या नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अर्जुन कपूर के पास पहले से ही रोनके ग्रुप के 24% शेयर थे। यदि वह और 6% जोड़ लेता तो उसके पास कुल 30% शेयर हो जाते। अब उसे कंपनी का सबसे बड़ा शेयरधारक बनने के लिए केवल 3.8% और चाहिए था। इसके अलावा उस बड़ी हस्ती से दोस्ती करना उसके संपर्कों को बढ़ाने में मददगार होता और भविष्य में रेड्डी परिवार से निपटने के लिए सहायक होता। इसलिए अर्जुन कपूर के पास रुकने का पूरा कारण था। बॉस धीरज, ये बड़ी हस्ती आखिर कौन है? अर्जुन कपूर ने जिज्ञासापूर्वक धीरज मेहता से पूछा। ये बड़ी हस्ती इतनी महत्वपूर्ण थी कि धीरज मेहता और हैदराबाद के कई अमीर लोग बिना किसी शिकायत के यहाँ इंतजार कर रहे थे। मिस्टर अर्जुन, ये बड़ी हस्ती हैदराबाद के एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं जिनकी पहचान और पृष्ठभूमि बहुत ही खास है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बड़ी हस्ती की उम्र आपसे ज़्यादा अलग नहीं है। हो सकता है कि आप दोनों अच्छे दोस्त बन जाएं, धीरज मेहता ने समझाया। आखिरकार वहां मौजूद सबसे युवा व्यक्ति लगभग 40 वर्ष का था, जबकि कुछ तो 50 वर्ष के भी थे। इनकी तुलना में अर्जुन कपूर कहीं अधिक युवा था। युवा लोग आपस में जल्दी घुल मिल जाते हैं और उनके बीच बातचीत के अधिक विषय होते हैं। लेकिन धीरज मेहता ने उस बड़ी हस्ती का नाम नहीं बताया। क्या वह भी युवा है? अर्जुन कपूर और भी अधिक उलझन में पड़ गया। आखिर यह व्यक्ति कौन हो सकता है? कुछ समय और बीतने के बाद जब वह बड़ी हस्ती अब तक नहीं आई तो किसी ने सुझाव दिया कि इंतजार करते हुए वे लोग गोल्फ खेलें। सही कहा, यह एक अच्छा विचार है। चूंकि सभी लोग इंतजार करते हुए ऊब चुके थे, इसलिए यह प्रस्ताव सभी को पसंद आया। सभी लोग बाहर आए और गोल्फ खेलना शुरू किया, लेकिन लंबे समय तक खेलने के बावजूद कोई भी बॉल को होल में नहीं डाल सका। मिस्टर अर्जुन, क्यों ना आप भी कोशिश करें? धीरज मेहता ने सुझाव दिया, ये देखकर कि अर्जुन कपूर कैमरे की तरफ देख रहा था। अर्जुन कपूर ने थोड़ा सोचा और सिर हिलाया। ठीक है, कोशिश कर सकता हूँ। ये सोचकर अर्जुन कपूर ने एक गोल्फ क्लब उठाया और आगे बढ़ा। उसने दूर स्थित होल पर निशाना साधा और एक स्वच्छंद झटके से क्लब घुमाया। तुरंत ही गोल्फ बॉल हवा में एक खूबसूरत पैराबोला बनाती हुई आगे बढ़ी और अंततः सीधे होल में गिर गई। होल इन वन। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी अमीर लोग दंग रह गए, जिन्होंने काफी समय तक खेला था लेकिन सफल नहीं हो सके थे। पूरे मैदान में अचानक सन्नाटा छा गया। ताली, ताली, ताली। अचानक तेज और स्पष्ट तालियों की गूंज सुनाई दी। अर्जुन कपूर ने आश्चर्य से मुड़कर देखा तो पाया कि कुछ दूरी पर एक काले गाउन में खड़ी, आकर्षक चेहरे और चमकते लाल होठों वाली एक महिला मुस्कुराते हुए ताली बजा रही थी। यह महिला बहुत प्रभावशाली प्रतीत हो रही थी। वह वहां खड़ी थी जैसे कोई महारानी। धीरज मेहता ने परिचय करवाया। मिस्टर अर्जुन, मैं आपका परिचय करवाता हूँ। ये हैं वैदेही देशमुख, मिस्टर बाई, हमारी हैदराबाद की महिला योद्धा। मिस्टर अर्जुन की गोल्फ स्किल्स बहुत शानदार हैं, बस ठीक ठाक ही हैं। वैदेही देशमुख ने उसकी ओर रहस्यमयी नज़रों से देखा और फिर एक कप चाय उठाकर अर्जुन कपूर की ओर बढ़ी। मिस्टर अर्जुन, आपने बहुत मेहनत की, कृपया ये चाय लें। पूरा माहौल शांत हो गया। सभी लोग हैरानी से देख रहे थे। वैदेही देशमुख इतनी सम्मानजनक क्यों दिख रही थीं? धीरज मेहता भी दंग रह गए। क्या अर्जुन कपूर और वैदेही देशमुख पहले से एक दूसरे को जानते थे? अर्जुन कपूर ने चाय का कप थाम लिया और तभी उसे एहसास हुआ। यह कोई सम्मान की निशानी नहीं, बल्कि एक परीक्षा थी। अध्याय 238। अभी अभी के पहले क्षण में अर्जुन कपूर ने वैदेही देशमुख से चाय का प्याला लेने की कोशिश भी नहीं की। वैदेही देशमुख ने चाय का प्याला बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। आपको पता होना चाहिए कि अर्जुन कपूर को सिस्टम से शीर्ष लड़ाकू कौशल और अत्यधिक शारीरिक शक्ति मिली थी। इसके बावजूद वह पहली बार में वैदेही देशमुख से चाय का प्याला नहीं ले सका। उसी क्षण अर्जुन कपूर को एहसास हुआ कि वैदेही देशमुख कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि एक माहिर योद्धा थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक महिला होते हुए भी हैदराबाद की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक बन सकी थी। ये जानने के बाद अर्जुन कपूर तुरंत समझ गया कि वैदेही देशमुख ने उसे चाय क्यों दी और उसे पकड़ाने की कोशिश क्यों की। वह केवल ये जांचने के लिए ऐसा कर रही थी कि अर्जुन कपूर की शारीरिक शक्ति और कौशल कितने प्रभावशाली हैं। परीक्षण शुरू। अर्जुन कपूर तुरंत गंभीर हो गया। पहले उसने इस पर ध्यान नहीं दिया था और इसे हल्के में लिया था, इसलिए उसने चाय का प्याला नहीं ले पाया था। लेकिन अब जब वह इसे गंभीरता से ले रहा था तो स्थिति पूरी तरह बदल गई। जैसा कि अर्जुन कपूर ने अनुमान लगाया था, वैदेही देशमुख ने पहली बार अपना अहंकार छोड़कर किसी के लिए चाय डाली थी। उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि उसने अर्जुन कपूर की गोल्फ खेलते समय की शारीरिक गति को देखा था।
इससे उसे ये संदेह हुआ कि अर्जुन कपूर एक पेशेवर खिलाड़ी और एक उच्च स्तरीय योद्धा हो सकता है। लेकिन वह पहली मुलाकात में सीधे पूछ नहीं सकती थी, इसलिए उसने चाय का परीक्षण करने का फैसला किया। बॉस, अर्जुन थोड़ा कमजोर हैं, क्या उनमें ज्यादा ताकत नहीं है? वैदेही देशमुख ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ये देखकर कि अर्जुन कपूर ने पहली बार में चाय का प्याला नहीं लिया। सच में? अर्जुन कपूर ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। अगले ही क्षण वैदेही देशमुख को कुछ अजीब लगा। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाती, चाय का प्याला पहले ही अर्जुन कपूर के हाथ में आ चुका था। पहला दौर, वैदेही देशमुख हार गई। मिस्टर अर्जुन वास्तव में अद्भुत हैं, वैदेही देशमुख ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अब वह 100% सुनिश्चित थी कि अर्जुन कपूर एक योद्धा और एक उच्च स्तरीय फाइटर है, जिसकी शक्ति उससे कम नहीं बल्कि बराबर या अधिक हो सकती है। लेकिन ये जानने के बाद भी वैदेही देशमुख निश्चिंत नहीं हुई, बल्कि और भी अधिक सतर्क हो गई। वह पूरी तरह से चौकन्नी हो गई और किसी भी समय प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार थी। हैदराबाद के अंडरवर्ल्ड में एक महिला होकर इतनी ऊंचाई तक पहुंचना आसान नहीं था। वैदेही देशमुख सिर्फ एक सुंदर औरत नहीं थी, बल्कि एक ताकतवर और खतरनाक व्यक्ति थी। और अब अर्जुन कपूर जैसा एक रहस्यमयी आदमी उसके सामने था, जिसकी पहचान और उद्देश्य स्पष्ट नहीं थे। उसके दुश्मन कभी कभी उसकी हत्या की कोशिश कर सकते थे, इसलिए वह पूरी तरह से सतर्क थी और सोच रही थी, क्या अर्जुन कपूर सच में एक दोस्त है या छिपा हुआ दुश्मन? दूसरी तरफ माहौल बदल चुका था। अन्य लोग, जो इस टकराव से अनजान थे, सोच रहे थे कि अर्जुन कपूर और वैदेही देशमुख हंसी मजाक कर रहे हैं। यह आदमी कौन है? ये कैसे संभव है कि उसे बॉस वैदेही का इतना सम्मान मिल रहा है? उसकी असली पहचान क्या है? हर कोई असंतुष्ट महसूस कर रहा था। धीरज मेहता ने ये सब सुना और मुस्कुराते हुए जोर से कहा, बॉस वैदेही, मैंने अभी ठीक से परिचय नहीं कराया था, अब स्पष्ट कर देता हूँ। मिस्टर अर्जुन पैटेक फिलिप ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक और अध्यक्ष हैं। जैसे ही यह बात बाहर आए, पूरे गोल्फ कोर्स पर मौत सा सन्नाटा छा गया। क्या? पैटेक फिलिप के सबसे बड़े शेयरधारक और अध्यक्ष? हर कोई अर्जुन कपूर को अविश्वास से घूरने लगा। अरे भगवान, ये साधारण सा दिखने वाला लड़का इतना ताकतवर निकला। अब वही लोग जो अर्जुन कपूर को तुच्छ समझ रहे थे, उसके पास आकर उसकी प्रशंसा करने लगे और उसे अपनी जान पहचान बढ़ाने लगे। नमस्ते मिस्टर अर्जुन। नमस्ते अध्यक्ष अर्जुन, मैं लोहित ग्रुप का चेयरमैन हूँ। अध्यक्ष अर्जुन। अब हर कोई अर्जुन कपूर को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। वैदेही देशमुख की नज़र में बदलाव। वैदेही देशमुख अब पूरी तरह से निश्चिंत हो गई। पैटेक फिलिप ग्रुप का अध्यक्ष कोई हत्यारा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अर्जुन कपूर उसे और भी अधिक रहस्यमयी लगने लगा। वह सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक खतरनाक योद्धा भी है। दिलचस्प। अब वैदेही देशमुख की दिलचस्पी अर्जुन कपूर में बढ़ गई। सिस्टम की घोषणा। डिंग। कार्य पूरा हुआ। बड़े लोगों से दोस्ती करो, हैदराबाद में अपने संपर्कों को बढ़ाओ और रेड्डी परिवार को नष्ट करने की तैयारी करो। बधाई हो, आपको रेयान ग्रुप के 6% शेयर मिले। शेयर अधिग्रहण समझौता आपके होटल अध्ययन कक्ष में रखा गया है। 147 अनुभव अंक प्राप्त हुए। अब अर्जुन कपूर के पास रेयान ग्रुप के 6% शेयर थे, जिससे उसकी संपत्ति 4.8 अरब और बढ़ गई। साथ ही उसने वैदेही देशमुख और अन्य हैदराबाद के अमीर लोगों से संबंध बना लिए थे, जिससे उसकी नेटवर्किंग भी मजबूत हो गई। अब वैदेही देशमुख ने कुछ देर अर्जुन कपूर से औपचारिक बातचीत की, फिर वहां से चली गई। अर्जुन कपूर भी सोच रहा था, वैदेही देशमुख साधारण महिला नहीं है, उसका असली मकसद क्या है? उधर एक रहस्यमय आगंतुक। इसी दौरान प्रणव रेड्डी के रेड्डी विला में एक विशेष अतिथि आया। यह आगंतुक वही व्यक्ति था जो आगे चलकर अर्जुन कपूर के खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला था। अध्याय 239। यह विशेष अतिथि और कोई नहीं बल्कि तरुण वर्मा था, जो वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन का पूर्व अध्यक्ष था और जिसे अर्जुन कपूर ने पहले पराजित किया था। प्रणव रेड्डी पूर्व में सुयंगबो अर्जुन कपूर से निपटना चाहता था और उसने योजना बनाई कि वह वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन से शुरुआत करेगा। इस योजना में उसने तरुण वर्मा के साथ सांठगांठ कर ली थी। तरुण वर्मा की मदद से प्रणव रेड्डी, जो पहले 90% तक निश्चित था, अब उसे पूरा 100% यकीन था कि वह अर्जुन कपूर को आसानी से अपने नियंत्रण में ले सकता है। षड्यंत्र की शुरुआत। जैसे ही तरुण वर्मा अंदर आया, उसने प्रणव रेड्डी का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। नमस्ते मिस्टर प्रणव। प्रणव रेड्डी की पृष्ठभूमि और शक्ति के सामने तरुण वर्मा पूरी तरह से कमजोर महसूस कर रहा था। ठीक है, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं और तुम्हें दोबारा अर्जुन कपूर को चुनौती देने दूं, तो क्या तुम वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन की अध्यक्षता उससे छीन सकते हो? प्रणव रेड्डी ने पूछा। अगर वह वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन का अध्यक्ष पद सीधे अर्जुन कपूर से छीन सके तो यह उसके लिए सबसे अच्छा होगा। अर्जुन कपूर अभी अभी अध्यक्ष बना था, लेकिन वह ठीक से अपनी कुर्सी पर बैठ भी नहीं पाया था कि उसे बाहर कर दिया जाता। इस दृश्य की कल्पना करके प्रणव रेड्डी को अत्यंत संतोष मिला। हाँ, लेकिन
तरुण वर्मा ने सिर झुका लिया। हालांकि वह ये कहने वाला था कि मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन जैसे ही उसने अर्जुन कपूर की ड्राइविंग स्किल्स के बारे में सोचा, वह खुद भी अनिश्चित हो गया। अगर हमें उसे हराना है तो हमें देश के शीर्ष रेसिंग ड्राइवरों को बुलाना होगा। कम से कम वे देश के टॉप 20 में होने चाहिए, बल्कि टॉप 10 में होना बेहतर होगा। तरुण वर्मा ने सुझाव दिया। टॉप 10 रेसिंग ड्राइवरों को बुलाना। इस स्तर के ड्राइवरों को बुलाना आसान नहीं था और इसके लिए बहुत पैसा भी खर्च होता। हालांकि प्रणव रेड्डी के लिए पैसा कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उसके पास इस क्षेत्र में कोई संपर्क नहीं था। इसके अलावा अगर इतने शीर्ष स्तर के ड्राइवरों को बुलाया जाता तो इसमें कम से कम कुछ दिन लग जाते। लेकिन प्रणव रेड्डी अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। वह चाहता था कि अर्जुन कपूर आज ही परेशान हो जाए और पूरी रात तनाव में रहे। इसलिए उसने गुस्से में कहा, बेकार आदमी, जब सबसे अच्छी रणनीति संभव नहीं है तो हमें मध्यम रणनीति अपनानी होगी। 3 स्तरीय योजना। प्रणव रेड्डी ने अर्जुन कपूर से निपटने के लिए 3 योजनाएं बनाई थीं। उच्च रणनीति बेस्ट प्लान शीर्ष ड्राइवरों को बुलाना। मध्यम रणनीति एक अच्छी योजना के साथ किसी दूसरे तरीके से हराना। निम्न रणनीति सीधे बल प्रयोग करना। अब जब उच्च रणनीति संभव नहीं थी तो उसने मध्यम रणनीति अपनाने का फैसला किया। मैं तुरंत लोगों से संपर्क करता हूं और कल दोपहर तक तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। प्रणव रेड्डी ने आदेश दिया। अब तुरंत जाओ और तैयारी करो। कल का खेल असली दिखना चाहिए। तरुण वर्मा ने सिर हिलाया। अब यह उसका मौका था कि वह वायुपंथ सुपरकार एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने के लिए अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस हासिल करे। इसके बाद दोनों ने कल की योजना के हर छोटे बड़े पहलू पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स में वैदेही देशमुख ने कुछ समय बिताने के बाद वहां से जाने की तैयारी कर ली। वह यहां सिर्फ इसलिए रुकी थी क्योंकि हैदराबाद के अमीर लोग वहां मौजूद थे। अगर केवल 1 या 2 लोगों ने उसे बुलाया होता तो वह बिल्कुल भी नहीं आती। लेकिन जाने से पहले वैदेही देशमुख ने अर्जुन कपूर की ओर देखा। पहले वह केवल 3-4 मिनट रुकने वाली थी, लेकिन अब वह 20 मिनट से अधिक समय तक वहां रुकी थी। अर्जुन कपूर की पैटेक फिलिप ग्रुप के बॉस के रूप में पहचान और उसकी अत्यधिक शक्तिशाली स्किल्स ने वैदेही देशमुख का ध्यान आकर्षित किया था। इसलिए जाने से पहले वह अर्जुन कपूर के पास आए और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मिस्टर अर्जुन को चाय पीना पसंद है? हाँ, मुझे चाय पसंद है, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। मैं हाल ही में चाय कला सीख रही हूँ। मैं परसों आपको चाय पर आमंत्रित करती हूँ। आशा है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। वैदेही देशमुख ने आमंत्रण दिया। पूरे हॉल में सन्नाटा। सभी उपस्थित लोगों के चेहरे आश्चर्य से भर गए। क्या वैदेही देशमुख ने कभी किसी को खुद चाय पर आमंत्रित नहीं किया? लेकिन फिर उन्होंने सोचा, अर्जुन कपूर केवल पैटेक फिलिप ग्रुप का बॉस ही नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली योद्धा भी है। अब उनकी हैरानी धीरे धीरे प्रशंसा में बदलने लगी। ये देखना दिलचस्प होगा, समय के अनुसार देखेंगे, अर्जुन कपूर ने विनम्रता से उत्तर दिया, न तो हाँ कहा और न ही इनकार किया। वैदेही देशमुख ने अधिक कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। सिस्टम का इनाम, डिंग, 48वें दिन का इनाम, 100% कोएनिग्सेक स्वामित्व। अब आप कोएनिग्सेक के एकमात्र मालिक बन गए हैं। 48 घंटे के अंदर कोएनिग्सेक के पूर्व मालिक आपसे संपर्क करेंगे, कृपया अपना फ़ोन चालू रखें। 100% स्वामित्व। अर्जुन कपूर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अब वह दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित सुपरकार कंपनी कोएनिग्सेक का पूर्ण स्वामी बन चुका था। ये कंपनी इतनी प्रतिष्ठित थी कि इसकी मार्केट वैल्यू $5 अरब से भी अधिक थी। अगर मैं कोएनिग्सेक की बिक्री बढ़ाने का कोई तरीका निकालूं तो इसकी मार्केट वैल्यू आसमान छू सकती है, अर्जुन कपूर ने सोचा। लेकिन तभी उसका फ़ोन बज उठा। वायुपंथ सुपरकार एसोसिएशन से एक आपातकालीन कॉल आई थी। अध्यक्ष महोदय, जल्दी आइए, एसोसिएशन में कुछ गड़बड़ हो रही है। अध्याय 240। अर्जुन कपूर की आंखें संकीर्ण हो गईं। घबराओ मत, पहले बताओ कि क्या हुआ। अध्यक्ष महोदय, अभी अभी विवेक खन्ना अचानक अपने गुंडों के साथ आया और हमारी एसोसिएशन के मुख्यालय को घेर लिया। इतने सारे गुंडों से घिरे होने पर डरना स्वाभाविक था। रुको, यह विवेक खन्ना कौन है? अर्जुन कपूर ने स्थिति को समझने के लिए पूछा। ओह, सही कहा अध्यक्ष महोदय, आप तो अभी हाल ही में सोनागढ़ आए हैं, शायद इसलिए आप उसे नहीं जानते होंगे। सामने वाले व्यक्ति को अचानक याद आया और उसने अर्जुन कपूर को समझाते हुए कहा, विवेक खन्ना हमारी हैदराबाद की बड़ी हस्तियों में से एक है, लेकिन ताकत के मामले में वह सबसे औसत है, बल्कि सबसे निचले स्तर पर। असली समस्या यह है कि विवेक खन्ना का स्वभाव बहुत ही गर्म है। वह किसी की नहीं सुनता और बिना परिणाम सोचे काम करता है। क्या पहले से ही एसोसिएशन और उसके बीच कोई विवाद था? अर्जुन कपूर अब और अधिक उलझन में पड़ गया। नहीं, विवेक खन्ना यहाँ मधु वर्मा से बदला लेने आया है। उसका कहना है कि मधु वर्मा ने उसके साथ छल किया और वह बदला लेना चाहता है। वायुपंथ सुपरकार एसोसिएशन के एक सदस्य ने निराशा में जवाब दिया। मधु वर्मा कौन है?
मधु वर्मा वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन की महिला सदस्यों में से एक थी। दूसरे सदस्यों की तुलना में मधु वर्मा की पारिवारिक स्थिति बहुत सामान्य थी। उसकी कुल संपत्ति केवल कुछ करोड़ों में थी, लेकिन वह बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। इसलिए उसके कई प्रशंसक और चाहने वाले थे। विवेक खन्ना ने धमकी दी कि अगर हमने मधु वर्मा का साथ दिया तो वह हमारी पूरी एसोसिएशन को नष्ट कर देगा। एसोसिएशन के सदस्य पहले तो विवेक खन्ना से बातचीत करना चाहते थे और यहां तक कि उसे पैसा देकर मामला सुलझाना चाहते थे, लेकिन विवेक खन्ना ने कोई बात नहीं सुनी और साफ इनकार कर दिया। सदस्यों के सामने अब कोई विकल्प नहीं बचा था, लेकिन वे एक पुरुष संगठन होते हुए भी मधु वर्मा को विवेक खन्ना के हवाले करके उसे संकट में नहीं डाल सकते थे। इसलिए स्थिति अटक गई थी। अध्यक्ष महोदय, मामला गंभीर होता जा रहा है। क्या आपको यहाँ आना चाहिए? वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन के किसी सदस्य ने सुझाव दिया। ठीक है, मैं तुरंत वहां आ रहा हूं। अर्जुन कपूर ने सहमति दी। एक अध्यक्ष होने के नाते अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है तो उसे उसका सामना करना ही होगा। इस समय लोगों का भरोसा बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण था। 20 मिनट बाद अर्जुन कपूर अपनी कार में वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन के मुख्यालय पहुंचा। वहां पर गुंडों का एक बड़ा समूह पूरी इमारत को घेरे हुए था। दूसरी ओर एसोसिएशन की दूसरी मंजिल पर तरुण वर्मा एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ खड़ा था। वह इस क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिरकार अर्जुन कपूर यहां आ गया। विवेक खन्ना को यहां लाने का असली उद्देश्य उसे परेशानी में डालना था। ये सब प्रणव रेड्डी की साजिश थी। विवेक खन्ना, जो बाहर हंगामा कर रहा था, दरअसल प्रणव रेड्डी द्वारा भेजा गया था। इसी वजह से विवेक खन्ना इतनी हिम्मत दिखा रहा था और वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन के सदस्यों को तुच्छ समझ रहा था। षड्यंत्र का असली उद्देश्य, योजना ये थी, अर्जुन कपूर को मजबूर किया जाए कि वह मधु वर्मा को विवेक खन्ना को सौंप दे। इससे अर्जुन कपूर की एसोसिएशन में साख गिर जाएगी और उसे सभी सदस्य त्याग देंगे। इसके बाद तरुण वर्मा सामने आएगा, विवेक खन्ना को चुप करा देगा और मधु वर्मा को बचाएगा। इससे वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन का समर्थन अर्जुन कपूर से हटकर तरुण वर्मा की तरफ चला जाएगा। प्रणव रेड्डी को यकीन था कि अर्जुन कपूर, जो अभी हाल ही में हैदराबाद आया था, के पास इस स्थिति से निपटने का कोई तरीका नहीं होगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अर्जुन कपूर इस परिस्थिति से कैसे निकलता है। संघर्ष की शुरुआत। अध्यक्ष महोदय यहाँ हैं। एसोसिएशन के सदस्यों ने अर्जुन कपूर को आता देखा और सभी आश्चर्यचकित रह गए। अर्जुन कपूर ही हमारी आखिरी उम्मीद है। इन चर्चाओं को सुनकर विवेक खन्ना ने भी मुड़कर देखा और अर्जुन कपूर को अपनी ओर आते देखा। शिकार आ ही गया। विवेक खन्ना के चेहरे पर एक विजय भरी मुस्कान आ गई। अब असली नाटक शुरू होने वाला था। क्या तुम ही वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन के अध्यक्ष हो? तुम्हें 3 मिनट देता हूं, मधु वर्मा को मेरे हवाले कर दो। अगर नहीं किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। विवेक खन्ना ने धमकी दी। हाँ, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, अर्जुन कपूर ने ठंडी आवाज में कहा। फिर उसने विवेक खन्ना को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और सीधे एसोसिएशन के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गया। विवेक खन्ना के गुंडे एक दूसरे को देखने लगे और उन्होंने रास्ता छोड़ दिया। मधु वर्मा डरी हुई थी। अंदर पहुंचते ही अर्जुन कपूर ने तुरंत मधु वर्मा को खोजा। वह डर के मारे कांप रही थी, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। मत घबराओ, बताओ क्या हुआ, अर्जुन कपूर ने उसे भरोसा दिलाया। घटना की असली कहानी। मधु वर्मा ने उसे कल रात की पूरी घटना बताई। कल रात उसकी एक दोस्त के साथ वह एक रेस्तरां गई थी। वहां पर विवेक खन्ना था, जिसने उसे छेड़ने की कोशिश की। मधु वर्मा ने उसे खरी खोटी सुनाई और वहां से चली गई। लेकिन अब विवेक खन्ना बदला लेने आया था। ये बेहद घटिया हरकत है। क्या ये किसी भावना का विवाद है? ये तो जबरदस्ती है। एसोसिएशन के सभी सदस्य गुस्से में आ गए। मत डरना, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, अर्जुन कपूर ने दृढ़ता से कहा। ये सुनकर एसोसिएशन के सदस्य अर्जुन कपूर की तारीफ करने लगे। अब सभी ने महसूस किया कि उनका अध्यक्ष सच में एक सच्चा योद्धा था। सामना अर्जुन कपूर बनाम विवेक खन्ना। चलो अब विवेक खन्ना से मिलते हैं। अर्जुन कपूर ने कदम बढ़ाया। ऊपर से तरुण वर्मा खड़ा था, पूरी स्थिति का मजा लेते हुए। क्या हुआ? 5 मिनट हो गए, लेकिन अब तक तुमने उसे नहीं सौंपा। अब मैं सिर्फ वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन को नष्ट नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा, विवेक खन्ना ने घमंड से कहा। लेकिन अर्जुन कपूर के चेहरे पर अब भी वही ठंडी मुस्कान थी।